जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर। और मेरा नाम है दिनेश आर्य। जैसा कि आपको पता है कि एनटीपीसी सीबीटी 2 का लेवल 6 और लेवल 4 यहाँ पर कंप्लीट कराया जा चुका है और लेवल 6 और लेवल 4 की यहाँ पर आंसर की भी जारी हो चुकी है। और लेवल 6 और 4 के आंसर की में आपने देखा होगा कि यहाँ पर प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिपीट हुए हैं। तो इसीलिए अब आपका बचा हुआ है यहाँ पर लेवल 2, 3 और 5 का एग्जाम। तो लेवल 2, 3, 5 और रेलवे ग्रुप डी के लिए आज का वीडियो आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जिसमें कि हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 जो कि 2017 में हुआ था, उसके सभी क्वेश्चन जो कि रीजनिंग सेक्शन से पूछे गए हैं। और ये सभी क्वेश्चन आपके लेवल 2, 3, 5 और साथ ही साथ ग्रुप डी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि रेलवे एनटीपीसी का जो सीबीटी 2 हुआ था वो यहाँ पर 2017 में जनवरी में स्टार्ट हुआ था। और ये सभी क्वेश्चन जो हमने लिए हैं बिल्कुल ऑथेंटिक क्वेश्चन है, आप इसे चेक भी कर सकते हैं। और सारे क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर हल सहित यानी कि सभी क्वेश्चन का यहाँ पर आपको सॉल्यूशन भी साथ में दिया जाएगा। तो इसीलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आप रेलवे की यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखकर जाएं। आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से रिपीट होते हुए दिखेंगे या फिर उसी पैटर्न पर बनते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पर, जो कि यहाँ पर 18 जनवरी 2017 को यहाँ पर शिफ्ट नंबर 2 में पूछा गया था। अब यहाँ देखिए, सख्त का जैसा रिलेशन पत्थर से है उसी तरह का नरम का किससे यहाँ पर रिलेशन होगा। तो देखिए, यहाँ पर जिस प्रकार सख्त का संबंध यहाँ पर पत्थर से है उसी तरह से नरम का संबंध यहाँ पर पंख से होगा। जैसे कि नरम क्या होते हैं, यहाँ पर पंख होते हैं, और सख्त क्या होता है, पत्थर होता है। तो इस तरह से ये आपको रिलेशन यहाँ पर बताना था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए, पुस्तक का जैसा संबंध लेखक से है उसी तरह से फर्नीचर का संबंध किससे होगा। तो यहाँ देखिए, इसकी अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो जिस प्रकार पुस्तक जो है, पुस्तक को यहाँ पर लेखक लिखता है, उसी प्रकार फर्नीचर को कौन बनाता है। तो यहाँ पर फर्नीचर को बनाने वाला जो व्यक्ति होता है वो कहलाता है कारपेंटर। क्या कहलाता है यहाँ पर? कारपेंटर कहलाता है, जिसे अगर आप यहाँ पर हिंदी देखेंगे तो हिंदी के अंदर बढ़ई भी इसके लिए शब्द आता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया कि सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प को चुनकर सादृश्य पूरा करें। यानी कि जैसे कि यहाँ देखिए, चावल का जो संबंध कार्बोहाइड्रेट से है उसी प्रकार अंकुरित का संबंध किससे होगा। तो यहाँ जिस प्रकार चावल में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, उसी तरह से अंकुरित जो है वो किस में पाया जाता है, अंकुरित जो अनाज होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, प्रोटीन यहाँ पर पाया जाता है। अगला है यहाँ पर देखिए, जल का समुद्र और बर्फ के लिए क्या हो जाएगा। तो जिस तरह से समुद्र जल से भरा होता है, समुद्र किससे भरा होता है, जल से, इसी तरह से जो बर्फ़ है वो किससे ढकी होती है, तो हिमनद से ढकी होती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 17/1/2017 यानी कि 17 जनवरी 2017 को रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 की शिफ्ट नंबर 3 में पूछा गया क्वेश्चन कि जैसे गोरैया का संबंध दाना से है ऐसे ही रेशम के कीड़े का संबंध किससे होगा। तो यहाँ देखिए, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। जिस प्रकार गोरैया का आहार दाना होता है उसी प्रकार रेशम के कीड़े का जो आहार होता है वो शहतूत, यानी कि इंग्लिश में बोलें तो इसे मलबेरी कहते हैं। तो यहाँ देखिए आपका आंसर हो जाएगा मलबेरी। तो इसलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको ध्यान रखनी है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि इंग्लिश में भी आपको ध्यान रखनी होती है, क्योंकि यहाँ देखिए हिंदी का ऑप्शन भी यहाँ पर मलबेरी आया है, ना कि शहतूत आया है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है एग्जाम के अंदर भी, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर पैटर्न अच्छा खासा आता है लेवल जो है सीबीटी 2 का। अब यहाँ देखिए, नेत्र का आंसू से जैसा संबंध है उसी तरह से इन चारों में से किसका संबंध ऐसा बैठ पा रहा है, तो वो देखते हैं हम। देखिए, जिस प्रकार से नेत्र से आंसू निकलते हैं उसी प्रकार से ज्वालामुखी से क्या निकलता है, लावा निकलता है। तो ज्वालामुखी से भी क्या निकलता है, लावा निकलता है। जैसे हमारी आंख से आंसू टपकते हैं उसी तरह से ज्वालामुखी से लावा टपकता रहता है। अगला देखिएगा, यहाँ पर ताप का यहाँ पर शीतल हो गया, उसी तरह से एक और यहाँ पर पेयर आपको बनाना है। जिस प्रकार देखिए, हीट, गर्म का विलोम क्या होता है, यहाँ पर शीतल होता है। गर्म का विलोम क्या होता है, शीतल होता है। ताप का विलोम क्या हो जाएगा, यहाँ पर हीट का कोल्ड हो जाएगा। उसी तरह से थिन यानी कि पतले का विलोम क्या हो जाएगा, थिक यानी कि मोटा। तो यहाँ हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, पतले का मोटा। अगला देखिए क्वेश्चन यहाँ पर कि शोक का खुशी और संशय का क्या हो जाएगा। तो जिस प्रकार शोक यानी कि ग्रीफ का विलोम क्या होता है, हैप्पीनेस होता है, खुशी होता है, उसी तरह से संशय, तो संशय होता है यहाँ पर देखिए, जब आप में कॉन्फिडेंस की कमी होती है तो उसे संशय कहते हैं, मतलब डिफिडेंस आप उसे कह सकते हैं। और यहाँ पर आप अगर बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं तो उसे कहते हैं संशय रहित। तो यहाँ हिंदी में ऑप्शन दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, संशय रहित इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या करना है आपको कि प्रथम 2 शब्दों के मध्य स्थापित संबंध के आधार पर द्वितीय शब्द युग्म का विलुप्त शब्द ज्ञात करें। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, टेरेस्ट्रियल्स और एंट्स, जैसे टेरेस्ट्रियल जीवों में आंट्स चींटी आती हैं
उसी प्रकार देखिए यहाँ पर एम्फीबियंस से रिलेशन बताना है। तो एम्फीबियंस कौन होते हैं, आपको भी पता है एम्फीबियंस कौन होते हैं, जो कि ज़मीन पर भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं। तो उसी तरह से एम्फीबियंस जीव जंतुओं के अंतर्गत फ्रॉग यानी कि मेंढक आते हैं। ठीक है, फ्रॉग क्या होते हैं, मेंढक, जो कि ज़मीन पर भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है। अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन, प्रथम दो शब्दों के मध्य संबंधों के आधार पर दूसरे शब्द युग्म में से विलुप्त शब्द ज्ञात करें। तो यहाँ पर यूएसए का क्या हो गया, डॉलर हो गया। तो तुर्की की यहाँ पर क्या है, मुद्रा बतानी है, मुद्रा से है, यहाँ पर करेंसी है। तो जिस प्रकार यूएसए की मुद्रा यानी कि यूएसए की करेंसी डॉलर है, उसी तरह से तुर्की की जो करेंसी है वो यहाँ पर लायरा है। ठीक है, लायरा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ सी हो जाएगा, लायरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर कि शब्द का पहला जोड़ा एक निश्चित संबंध रखता है, दूसरे जोड़े को पूरा करने के लिए समान संबंध का शब्द प्राप्त करें। तो यहाँ देखिए रिवर का क्या हो गया, बैंक, और इसी तरह से सी का क्या हो जाएगा, जैसे देखिए जिस प्रकार रिवर के तट को बैंक कहते हैं, ये पैसे जमा करने वाला बैंक नहीं है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये रिवर है, नदी के तट को रिवर कहा जाता है। तो सी यहाँ पर समुद्र हो गया, तो समुद्र के तट को शोर कहते हैं, SHORE। ठीक है, मैं इसीलिए आपसे बार बार कह रहा हूँ कि इंग्लिश में भी चीज़ों को याद रखिएगा, क्योंकि आपका NTPC CBT 2 अच्छे लेवल का आता है। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको हिंदी में ही नहीं देखना है चीज़ों को, इंग्लिश में भी आपको यहाँ पर चीज़ों को देखना है। अब देखिए ये क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम इसका आंसर पर डिस्कस करेंगे। दिए गए विकल्पों में से वह जोड़ी चुनें जो पहले दिए जोड़ी के शब्दों की भांति आपस में संबंधित है। जैसे PALE का LEAP हो गया, POSH का क्या होगा। अगर यहाँ पर आप देखें तो LEAP, तो यहाँ पर देखिए LE और AP ऐसे ले रहा है। ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ पर भी HS और यहाँ ले लेंगे आप OP। ठीक है, आपको एक्सप्लेनेशन भी दिखा देता हूँ मैं इसका। अब यहाँ देखिए PALE था LEAP, यानी कि 1 2 3 4, और यहाँ किया 3 4 और 2 1। ठीक है, इसी तरह से देखिए 1 2 3 4 ये हो गया, और 3 4 2 1, यानी कि 3 4 का मतलब SH पहले ले लिया हमने और OP यहाँ ले लिया, तो ये हो गया शॉप, SHOP। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा डी, बिल्कुल राइट, SHOP। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ACE और ACE के बाद क्या बना यहाँ पर, FHJ। उसी तरह से OQS के बाद यहाँ पर क्या बनेगा। तो यहाँ देखिए सीरीज देखिए क्या कह रही है। तो यहाँ A+5, तो A+5 = 6 होता है, तो 6 नंबर पर हमारा आता है यहाँ पर F। A यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर आता है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की बात है यहाँ पर। इसी तरह से C हमारा यहाँ पर आता है 3 नंबर पर, और 3 में अगर हम 5 जोड़ देते हैं तो 8 हो जाता है, और 8 नंबर पर हमारा आता है यहाँ पर H। इसी तरह से E हमारे 5 नंबर पर, और 5 और 5 अगर हम करते हैं तो 10, और 10 नंबर पर हमारा आता है J। ये एक वर्ड ध्यान रखिएगा, इजोटी, EJOTY। ये देखिए ये 5 हो गया E, और ये 10 हो गया J, और ये O हो गया 15 नंबर पर, और T हो गया 20 नंबर पर, और Y हो गया यहाँ पर 25 नंबर पर। इस तरह से इन पाँचों को ध्यान रख लीजिएगा, इजोटी, ये आपको ध्यान रहना चाहिए ताकि आपका क्वेश्चन जो है जल्दी से यहाँ पर सॉल्व हो जाए। तो O में अगर हम 5 जोड़ें तो 15 और 5 20 हो जाते हैं, तो यहाँ सीधा सीधा T हो गया। और Q में अगर हम 5 जोड़ देते हैं तो यहाँ आपका आ जाएगा V, और इसी तरह से S में अगर हम 5 जोड़ दें तो यहाँ आ जाएगा हमारा X। तो ये हो गया हमारा TVX। तो A हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कूट को पूरा करें। CD का यहाँ पर क्या बना, GA। इसी तरह से PQ को कैसे करेंगे। तो C से G पर जाने के लिए देखिए C+4, तो C+4 करेंगे तो G, यानी कि C हमारा 3 नंबर पर आता है, 3 + 4 करेंगे तो 7 हो जाएगा, और 7 नंबर पर आता है आपका G। अगर आप इस G को याद रखेंगे तो देखिए G को ऐसे ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए G के अंदर यूँ 7 दिख रहा है आपको, और इसको यूँ घुमा देंगे तो ये G बन गया। तो G हमेशा 7 नंबर पर आता है, ध्यान रखिएगा अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में। D यहाँ पर 4 नंबर पर आता है, तो 4 में यहाँ पर देखिए, तो यहाँ D के बाद यहाँ पर माइनस किया है, तो 4 - 3, तो 4 - 3 1 होता है, और 1 पर आपको बताइए A आता है। अब यहाँ पर देखिए P में भी क्या करना है हमें, P में यहाँ पर +4 कर देना है। तो P+4 OP, तो O यहाँ पर 15 पर था, तो P कितने पर हो गया, 16 पर। तो 16 + 4 कितना हो जाता है, 20। तो 20 नंबर पर यहाँ T। अब आप देखिए आपको ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा आगे तक भी नहीं करना है, तो यहाँ देखिए पहला करते ही आपको T आ गया, क्योंकि T इस ऑप्शन में भी नहीं है, इस ऑप्शन में भी नहीं है। तो ज़्यादा यहाँ पर आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, क्योंकि आपके पास एग्जाम में टाइम ड्यूरेशन जो है लिमिटेड है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 17/1/2017 की शिफ्ट नंबर सेकंड में पूछा गया। B के लिए 8, तो C के लिए यहाँ पर क्या होगा। तो B के लिए 8 का मतलब है, B का यहाँ पर क्या होता है, 2 होता है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। तो 2 का यहाँ क्यूब करेंगे तो हमारा 8 आता है। इसी तरह से C का क्या होता है, C तीसरे नंबर पर आता है, 3 का क्यूब करेंगे तो यहाँ 27 आएगा, 3 × 3 × 3। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो 27 का आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर A। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि एब्सेंट
यानी कि ABSENT को BDVISZ, तब स्कूल का कूटबद्ध रूपांतरण क्या होगा? तो यहाँ देखिए ABSENT, तो A के बाद यहाँ B और B+2 किया तो यहाँ पर D हो गया, और यहाँ पर देखिए S+3 किया तो V हो गया, E+4 किया तो यहाँ पर I हो गया, और यहाँ पर अगर हम देखें तो N+5 करें तो यहाँ पर S हो जाएगा, और यहाँ T+6 यानी कि T यहाँ पर 20 पर आता है तो 20+6 करेंगे तो यहाँ 26 हो जाता है, और 26 नंबर का लेटर होता है Z। तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 इस तरह से यहाँ लेटर बढ़ रहे हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर भी आपको 1 2 3 4 जोड़ते चले जाना है। तो S किस नंबर पर आता है? ST, T यहाँ पर 20 पर आता है, ये आपको ध्यान रखना है, जैसे मैंने इजोटी के लिए बताया था आपको। तो S कितने नंबर पर आएगा? यहाँ पर 19वें नंबर पर। तो 19+1 करेंगे तो यहाँ 20 हो जाएगा, और 20 पे क्या आता है? T आता है। अब T वाले ही सारे ऑप्शन हैं, तो इसीलिए हमें आगे भी चलना पड़ेगा। अब देखिए आगे अगर चलें तो आप यहाँ लास्ट के लेटर को देख सकते हैं। तो लास्ट के लेटर में देखिए SR है, ऐसा कोई लेटर जो कि यहाँ पर अलग हो, तो यहाँ E के, ठीक है। अब यहाँ देखिए C+2 करेंगे तो E। अब ये दोनों ऑप्शन पूरी तरह से गलत हो गए। क्यों हो गए गलत? क्योंकि देखिए सेकंड नंबर पर E ही आएगा तो K तो आएगा ही नहीं, तो इसीलिए ये दोनों ऑप्शन तो पूरी तरह से यहाँ पर गलत हो गए। अब हमें इन दोनों ऑप्शन में से ही देखना है कौन सा। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 नंबर पर देखिए, थर्ड नंबर पर K है तो K को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब 4 नंबर पर S आएगा या फिर R आएगा, वो चेक करते हैं। तो 1 2 3 4, तो O+4 किया तो O कितने पर था? 15, तो 15+4 किया तो 19 पर S आता है, तो यहाँ पर S वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी कि B हमारा यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। यदि सफ़ेद को काला कहा जाए, काले को लाल और लाल को पीला और पीले को हरा, हरे को नीला, नीले को बैंगनी तथा बैंगनी को नारंगी कहा जाए, तब मानव रक्त का रंग क्या होगा? तो यहाँ देखिए सफ़ेद को तो क्या कह दिया यहाँ पर? काला, और लाल को क्या कह दिया यहाँ पर? पीला, और पीले को क्या कह दिया? हरा, नीले को कह दिया बैंगनी, और बैंगनी को कह दिया यहाँ पर नारंगी। अब मानव का रक्त जो है वो लाल होता है। प्रश्न में लाल को क्या कहा गया है? यहाँ पर पीला कहा गया है। देखिए यहाँ देखिए इस तरह से आपको इसका चार्ट बना लेना है। लाल को क्या कह दिया? पीला। तो मानव का जो रक्त है उसका रंग क्या हो जाएगा? यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पीला हो जाएगा। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए कि इनमें से भिन्न की पहचान करें, स्कूल, प्रिंसिपल, शिक्षक या फिर छात्र। तो स्कूल यहाँ पर भिन्न है क्योंकि ये तीनों क्या हो जाएंगे यहाँ पर? ये तीनों प्रिंसिपल, छात्र और शिक्षक सभी स्कूल के अंतर्गत आते हैं। और इसे आप इस तरह से भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि प्रिंसिपल, शिक्षक और छात्र ये तीनों तो कौन होंगे? मानव होंगे, लेकिन जो स्कूल है ये एक निर्जीव चीज़ हो गई, ठीक है। ऐसे भी आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर कि दिए गए समूह में से उसे चुने जो अन्य के समान नहीं है, छिपकली, सांप, मगरमच्छ या फिर सरीसृप। अब देखिए सांप, छिपकली और मगरमच्छ सरीसृप समूह के अंतर्गत आते हैं, अतः चारों विकल्प में सरीसृप जो है वो यहाँ पर भिन्न है। सरीसृप यहाँ पर रेप्टाइल्स को कहते हैं, तो इनके पूरे समूह को ही रेप्टाइल्स कहा जाता है। जितने भी रेंगने वाले जो जानवर होते हैं उन्हें कहा जाता है सरीसृप, यानी कि रेप्टाइल्स कहा जाता है। अब यहाँ पर रेप्टाइल्स जो शब्द है ये यहाँ पर अलग हो जाएगा और बाकी तीनों यहाँ पर अलग हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न अव्यवस्थित अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करके सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाएं और फिर उनमें से वह शब्द चुनें जो शेष से भिन्न है। तो यहाँ देखिए आपको क्या करना है, यहाँ EVCOL, और देखिए अव्यवस्थित की बात करें तो ये EVCOL। अब यहाँ पर आपको इंग्लिश का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपसे पहले भी कहा था, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि यहाँ देखिए NTPC CBT 2 के अंदर आपको यहाँ पर अपना इंग्लिश का लेवल भी अच्छा रखना है, क्योंकि अगर आप पास करना चाहते हैं तो देखिए इंग्लिश के क्वेश्चन भी इस तरह से यहाँ पर रीजनिंग के अंदर पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ देखिए EVCOL से क्या शब्द बन सकता है, तो यहाँ पुनर्व्यवस्थित करेंगे तो यहाँ पर क्लोव बनेगा, यानी कि लॉन्ग बनेगा। इसी तरह से LCIIHL, यानी कि अब आपको दिमाग लगाना है कि इससे क्या बन सकता है, तो इससे चिली बन सकता है, यानी कि लाल मिर्च, और क्लोव को कहते हैं हम लौंग। अगला है MIUNC, तो ये क्यूमिन होता है। क्यूमिन अपना जीरा होता है। क्यूमिन, आपने क्यूमिन सीड सुना होगा, जीरे के दाने। और यहाँ पर HLTCO, तो इससे क्या बन सकता है? क्लोथ, यानी कि कपड़े। तो इस तरह से आपको ये व्यवस्थित करना है। अब यहाँ पर देखिए, अब आपसे पूछा गया ये अव्यवस्थित कौन सा है और व्यवस्थित कौन सा है। अब यहाँ पर आपको क्या बताना है, देखिए लौंग, लाल मिर्च तथा जीरा मसाले के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, ये आपको पता है। ये तीनों क्या हो गया? क्लोव हो गया, चिली हो गया और क्यूमिन हो गया। ये तीनों तो मसाले हो गए, जबकि जो कपड़ा है ये इनमें से क्या हो गया? भिन्न हो गया। अब ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन है एकदम करेक्ट और 1 नंबर का क्वेश्चन है।
बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है, क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ आपको सारे शब्द यहाँ पर आपको अव्यवस्थित करके दे दिया और उसके बाद भिन्न पूछा है। पहले तो आपको इसे व्यवस्थित करना है, फिर आपको भिन्न शब्द बताना है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन हो गया 1 नंबर का, यानी कि आपका एनटीपीसी सीबीटी 2 के लेवल का क्वेश्चन हो गया। तो इस लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे आपके एनटीपीसी सीबीटी 2 में, तो इसी तरह से तैयार होकर जाइएगा। वह संख्या चुनें जो नीचे दी गई संख्याओं से भिन्न है, यानी कि 157, 571, 599 और 387। अब देखिए यहाँ पर हम ऑप्शन से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो यहाँ देखिए 1, 5 और 7, 1 + 5 + 7 = 13, यानी कि 13 आ रहा है। इसी तरह से 571, 5, 7 + 1, तो ये भी हो गया हमारा 13। 599 को जोड़ें तो ये देखिए 9 और 9 18, 18 और 5 यहाँ पर 23 हो जाते हैं। 387 को अगर हम जोड़ें तो 3 + 8 + 7, यानी कि 7 और 8 15 और 5 15 और 3 18 हो गए। तो ये हमारा 387 हो गए। अब 387 के अंकों का योग सम है, अतः विकल्प डी सबसे भिन्न है। अगर हम तीनों की बात करें तो ये तीनों कैसे थे, इन तीनों का जो यहाँ पर सम था वो यहाँ पर ऑड था, यानी कि विषम था। जबकि ये कैसा है हमारा, ये हमारा सम है, यानी कि यहाँ पर ये सम संख्या है, इवन नंबर है। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 387। तो यहाँ देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा तगड़े लेवल का क्वेश्चन। अब आपका लेवल देखिए, आपको भी पता लग रहा होगा कि लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगली संख्या क्या होगी, 6, 25, 62, 123, 214। इसमें नेक्स्ट संख्या क्या हो जाएगी, तो देखिए 2 का क्यूब -2 किया तो यहाँ 6 आ गया। इसी तरह से 3 का क्यूब -2 किया तो 25। इसी तरह से 4 का क्यूब -2 किया तो 62। 5 का क्यूब -2 किया तो 123। इसी तरह से 6 का क्यूब -2 किया तो 214। 7 का क्यूब -2 किया तो 341। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि श्रृंखला में आने वाले अगले 2 अक्षर कौन से हैं। तो यहाँ देखिए ABDEEHII ये दिया हुआ है आपको। अब यहाँ देखिए क्या होगा कि श्रृंखला देखिएगा ABBD, यानी कि यहाँ पर B 2 बार आया है और 2 बार आने के बाद B में हमने 2 जोड़ दिया, तो यहाँ 4 नंबर पर क्या आता है, D आता है। इसी तरह से अब देखिए यहाँ पर आपको 3 बार E दिया हुआ था, तो E कितनी बार आ गया, 3 बार। और E कौन से नंबर पर आता है हमारे पास, 5वें नंबर पर। और 5 + 3 किया तो 8। जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इजोटी शब्द को आपको ध्यान रखना है। इजोटी का मतलब क्या हो गया, 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, ई कौन से नंबर पर हो गया, 5 नंबर पर। तो 5 और 3 क्या हो गया, 8। 8 नंबर पर हमारा आता है एच, तो यहाँ पर एच आ गया। अब एच के बाद देखिए, अब यहाँ देखिए यहाँ पहले 2 आया था, 2 बार बी, और यहाँ पर 3 बार ई आ गया, और फिर यहाँ पर 4 बार अब क्या आएगा, आई आएगा। 4 बार यहाँ क्या आ गया, अब आई। और आई कौन से नंबर पर आता है, आई आता है हमारे 9 नंबर पर। जैसा हम बोलते हैं ना, आई नो, मैं जानता हूँ, तो आई कौन से नंबर पर हो गया, 9 नंबर पर। ठीक है, आई नो से ध्यान रखिएगा। तो 9 + 4, अगर 9 + 4 करेंगे तो हमारा हो जाता है 13। 13 का मतलब 13। अब जरा सा अगर आप m को इस तरह ना लिखकर इस तरह लिख लें तो ये 3 की तरह ही लगता है, देखिए, और इसके आगे 1। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि m कौन से नंबर पर आता है, 13 नंबर पर आता है। और इसी m को अगर हम नीचे कर दें तो ये W हो जाता है, और W भी ध्यान रखना है आपको 23। अब 23 और 13 में से कौन पहले आता है, तो 13 पहले आता है, तो इसीलिए M पहले आएगा, यानी कि M 13 नंबर पर आएगा। और W कौन से नंबर पर आएगा, 23 नंबर पर आएगा। ये दोनों भी आपको ऐसे ध्यान रख लेने हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर I और M हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि एक दिन गणेश अपने घर से निकलकर 10 किलोमीटर दक्षिण दिशा में साइकिल से चलता है। दक्षिण दिशा में कहाँ को चलता है, यहाँ पर साइकिल से चलता है। फिर दाईं ओर मुड़ते हुए 5 किलोमीटर जाता है, फिर दाईं ओर घूमते हुए 10 किलोमीटर चलता है, और अंत में बाईं ओर घूमते हुए 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। गणेश को अपने घर पहुँचने में कितने किलोमीटर दूरी तय करनी होगी। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले यहाँ गणेश कहाँ पर चला है, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन के हिसाब से हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर गणेश घर से निकलकर 10 किलोमीटर दक्षिण की दिशा में। अब दक्षिण आपको पता है किधर होता है, दक्षिण होता है अपना, देखिए इस अगर मैं इसको लूँ तो यहाँ हमारा नॉर्थ हो गया, और ये हमारा साउथ हो गया, ये हमारा ईस्ट हो गया राइट में, और यहाँ पर वेस्ट हो गया हमारा लेफ्ट में। तो 10 किलोमीटर कहाँ चला है, यहाँ पर दक्षिण की तरफ चल रहा है अपने घर से। उसके बाद अगर हम बात करें तो फिर दाईं ओर मुड़ते हुए 5 किलोमीटर जाता है दाईं ओर। देखिए अब यहाँ आएगा तो इसका राइट किधर हो जाएगा, राइट अब इस साइड में हो जाएगा, राइट अब इस साइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 5 किलोमीटर मुड़ा, और फिर 5 किलोमीटर मुड़ने के बाद फिर वापस यहाँ राइट मुड़ा है। अब इसका राइट ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि नॉर्थ साइड में। फिर 10 किलोमीटर गया, और फिर उसके बाद 10 किलोमीटर जाने के बाद फिर लेफ़्ट घूमा है, और फिर 10 किलोमीटर गया है। अब यहाँ पूछा क्या गया है कि आपसे लास्ट में क्या पूछा गया है कि गणेश को अपने घर सीधे पहुँचने में कितने किलोमीटर दूरी तय करनी होगी। यानी कि
ये देखिए, ये जो 10 किलोमीटर गया, ये 10 किलोमीटर जोड़ लिया और फिर ये 5 किलोमीटर जोड़ लिया, तो टोटल दूरी कितनी हो गई यहाँ पर 15 किलोमीटर। यानी कि गणेश को अपने घर पहुँचने में अब कितने किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी, तो 15 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विनय अपने घर से निकलकर, अब चलिए हम इसको क्वेश्चन के साथ साथ ही कर लेते हैं। विनय अपने घर से निकलकर दक्षिण दिशा में पैदल चलता है, दक्षिण दिशा में पैदल चलता है और 21 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात, 21 किलोमीटर चला है यहाँ पर साउथ में, अभी मैंने आपको दिशा बता दी थी पूरी, और दूरी तय करने के पश्चात वह दाईं ओर घूमकर सीधा 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 21 किलोमीटर ऐसे गया और 20 किलोमीटर ऐसे गया। उसके बाद क्या होता है, देखिए उसके बाद एक और घटना होती है कि अपने प्रारंभिक स्थिति से वह कितनी दूर है। यानी कि प्रारंभिक स्थिति ये हो गई और यहाँ से यहाँ की दूरी बतानी है। तो यहाँ से यहाँ की दूरी आपको ऐसे नहीं बतानी होती। कई बार हम क्या करते हैं कि ऐसे मान लेते हैं कि ऐसे ये 20 किलोमीटर हो गया और ऐसे 21 हो गया, तो 20 और 21 हो जाता है यहाँ पर हमारा 41। तो ऐसे आपको नहीं करना है। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यहाँ पर ये आपको बना देना है समकोण त्रिभुज। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको बतानी है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बताने के लिए आपको भी पता है कि यहाँ पर क्या करना होता है। यहाँ पर आपको पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर लगा देनी है। तो यहाँ ये हो जाएगी हमारी दूरी 29 किलोमीटर। ठीक है, 29 किलोमीटर की ये दूरी हो जाएगी हमारी। 20, 21, 29 का पेयर बनता है। आपने मैथ्स में ये बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 29 किलोमीटर। अब अगला देखिएगा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। ये इसी क्वेश्चन का यहाँ देखिए पूरा सॉल्यूशन था, जो कि मैंने आपको बता दिया कि 20, 21 का पेयर क्या होता है, 29 होता है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। जब भी आपको ये ट्रायंगल ऐसा बन जाए, यानी कि ये आपका पाइथागोरस प्रमेय में यहाँ पर 20 हो और यहाँ पर आपके पास क्या हो, यहाँ 21, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आपका 29 आ जाएगा फिर। ठीक है, 20, 21, 29 का पेयर बनता है, जिसमें कि सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो आपको पता होगा कि यहाँ पर कर्ण होती है। ये कर्ण जो होता है ये हमारा सबसे बड़ा होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको सीधा देखते ही आंसर आना चाहिए आपको। ठीक है, अगर ऐसा पेयर बन रहा है तो ये हमेशा क्या होगी, सबसे बड़ी भुजा होगी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, एक वृद्ध व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए मालिनी ने कहा, इनका लड़का मेरे बेटे के मातृत्व मामा है। वृद्ध व्यक्ति का मालिनी से क्या संबंध है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो व्यक्ति का देखिए, यहाँ पर देखिए स्पष्ट है कि वृद्ध व्यक्ति मालिनी के पिता हैं। मैं पूरा आपको यहाँ पर क्वेश्चन बताता हूँ दोबारा से एक बार, है ना। वृद्ध व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए मालिनी ने कहा, इनका लड़का मेरे बेटे के मातृत्व मामा है। इनका लड़का यानी कि व्यक्ति के जो लड़का है, इस व्यक्ति का जो लड़का है वो क्या है, यहाँ ये देखिए लड़का इसके मामा का क्या है, यहाँ पर मातृत्व बेटा है, मातृत्व बेटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो व्यक्ति जो है यहाँ पर मालिनी के पिता हो जाएंगे, सीधी सी बात है। तो व्यक्ति यहाँ पर कौन है, उस लड़के के नाना जी हो गए और उस महिला के क्या हो गए, यहाँ पर पिताजी हो गए। ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से यहाँ पर देखिए ब्लड रिलेशन का पूछा गया आपसे कि अरुण चित्रा का पिता है तथा दिनेश बवाना का लड़का है। मनीष अरुण का भाई है। यदि चित्रा दिनेश की बहन है तो बवाना का मनीष से क्या संबंध है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन को भी मैं पूरा सॉल्यूशन के साथ बताता हूँ। अरुण जो है वो चित्रा का पिता है। अरुण यहाँ पर देखिए किसका पिता है, चित्रा का पिता है। ये बात हो गई क्लियर। तथा दिनेश बवाना का लड़का है। दिनेश कहाँ गया यहाँ पर, तो दिनेश यहाँ पर देखिए ये रहा, और ये किसका लड़का है, बवाना का लड़का है। यानी कि बवाना दिनेश की क्या हो गई, माँ हो गई। मनीष अरुण का भाई है। मनीष जो है ये भाई है अरुण का, यानी कि मनीष और अरुण दोनों क्या है, आपस में भाई हैं। ठीक हो गई बात ये भी। यदि चित्रा दिनेश की बहन है, अब जो चित्रा है ये दिनेश की बहन है। ठीक है, और तो चित्रा दिनेश की बहन है तो अरुण की क्या हो गई, चित्रा यहाँ पर पुत्री हो गई, और दिनेश क्या हो गया, यहाँ पर अरुण का बेटा हो गया। ये बात आपको समझ में आ गई क्लियर। और बवाना क्या हो गई, अरुण की यहाँ पर, अरुण की बवाना क्या हो गई, यहाँ पर पत्नी हो गई। ये बात भी क्लियर हो गई। और मनीष यहाँ पर अरुण का भाई है, तो यहाँ बवाना मनीष से, मनीष की क्या लगेगी, तो बवाना जो है यहाँ पर मनीष की भाभी हो जाएगी। तो यहाँ देखिए अब क्या पूछा है यहाँ पर क्वेश्चन लास्ट में, तो बवाना का मनीष से क्या संबंध है। तो मनीष से बवाना का क्या संबंध है, बवाना का मनीष से क्या संबंध है। तो यहाँ देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा कि बवाना मनीष की भाभी है। जो शब्द यहाँ पहले पूछा होता है वही आपको आंसर बताना होता है। यानी कि बवाना कौन है मनीष की, तो बवाना कौन है मनीष की, तो भाभी है। ठीक है, अब यहाँ बात ध्यान रखिएगा, यहाँ आपको क्वेश्चन में साली भी दे रखा है तो वो उसने अपने अकॉर्डिंग दे रखा है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में हम भाभी हमारा अकॉर्डिंग निकल रहा है, तो वही हमारा राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। अब देखिए कई बार इस क्वेश्चन को हम गलत भी कर देते हैं। तो देखिए जो शब्द आपसे पहला पूछा जाएगा ना, जो शब्द का नाम पहले लिखा होगा, यानी कि उसी का संबंध पूछ रहा है, यानी कि वो कौन लगता है, बवाना कौन लगती है मनीष की, ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मीरा सचिन की पत्नी है, सचिन की बहन शारदा है।
अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को हम साथ ही साथ में कर लेते हैं ताकि ज़्यादा आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको जूम कम कर लेते हैं। मीरा सचिन की पत्नी है और सचिन की बहन शारदा है। अब यहाँ देखिए मीरा जो है वो सचिन की पत्नी है। अब यहाँ मीरा जो है वो सचिन की पत्नी हो गई, ठीक है, बहुत बढ़िया। और शारदा जो है वो बहन है सचिन की, ये बात भी क्लियर हो गई। अब देखिए दूसरी लाइन क्या है यहाँ पर, और वह अर्जुन की पत्नी है, और वह अर्जुन की पत्नी है। शारदा जो है वो किसकी पत्नी है, अर्जुन की पत्नी है। और शब्द जब आता है तो उसी वाले व्यक्ति की बात हो रही होती है। अब यहाँ देखिए अर्जुन की पत्नी है हो गया, और अरुण जो है शारदा का बेटा है। अरुण कहाँ गया यहाँ पर, तो अरुण हमारा आ जाता है शारदा के बेटे, तो यहाँ अरुण देखिए शारदा का बेटा हो गया। उसके बाद कहा गया है अर्जुन मीरा का भाई है। अर्जुन जो है वो मीरा का भाई है, मीरा का भाई है अर्जुन, बहुत बड़ा रिलेशन हो गया यहाँ पर देखिए, अर्जुन मीरा का भाई है। और सोनाली अर्जुन की बेटी है, तो सोनाली किसकी बेटी है यहाँ पर, अर्जुन की बेटी है। अरुण सोनाली का क्या है, तो अरुण जो है वो सोनाली का यहाँ पर क्या है, अरुण और सोनाली आपस में क्या है यहाँ पर, भाई बहन है। तो यहाँ पूछा क्या है कि अरुण जो है वो सोनाली का भाई है, और क्वेश्चन क्या पूछा है, अरुण सोनाली का क्या है, तो अरुण कौन हो जाएगा यहाँ पर, भाई हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन हमारा यहाँ राइट हो जाएगा। अब ये ब्लड रिलेशन से तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है जो कि काफ़ी कंफ्यूजिंग है। अब यहाँ देखिए एक्स डब्लू का पुत्र है और डब्लू वी का भाई है। एक्स क्या है यहाँ पर, डब्लू का पुत्र है और डब्लू वी का भाई है। अगला क्या पूछा गया है यहाँ पर, डब्लू जो है वो वी का भाई है। देखिए डब्लू वी का भाई है, वी यू की बहन है, और वी यू की क्या है, बहन है। यू एक्स से किस प्रकार संबंधित है। अब यहाँ देखिए यू का एक्स से किसी भी प्रकार का संबंध ही यहाँ पर आप बता नहीं सकते हैं। यहाँ किसी भी के बारे में कुछ यहाँ पर पता नहीं लग पा रहा है, क्योंकि यू का लिंग जो है वो अभी तक निर्धारित नहीं किया गया। क्वेश्चन में कहीं पर भी यू के बारे में ये नहीं कहा गया कि यू क्या है, तो हम इसे कैसे निर्धारित कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा कि निर्धारित नहीं किया जा सकता है। अगला देखिए क्वेश्चन, यदि गणितीय संकारकों माइनस का प्लस और यहाँ पर इनटू को भाग को क्रमशः जी पी यू तथा एस द्वारा निरूपित किया जाता है, तो 48s और यहाँ पर 8p 7u 2g 21 का मान बताएं, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, देखिए g के लिए तो यहाँ पर माइनस हो गया, और p के लिए यहाँ प्लस हो जाता है, और u के लिए यहाँ गुणा हो जाता है, और s के लिए यहाँ भाग हो जाता है। अब इसको रख लेते हैं समीकरण के अंदर, तो यहाँ देखिए क्या आंसर आएगा, 48 भाग 8 + 7 × 2 - 21। तो यहाँ देखिए अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए 6 + 14, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, क्योंकि यहाँ देखिए इसका अगर इससे डिवाइड करेंगे तो 6 हो जाएगा, और इसको अगर इससे मल्टीपल करेंगे तो 14 हो जाएगा। आपको पता है, सबसे पहले आपको बोर्ड मास का नियम पता होगा, बोर्ड मास ब्रैकेट, ठीक है, बोर्ड मास आपने पढ़ा ही होगा कि सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर ऑब्लिक को, फिर डिवाइड को, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, माइनस को सबसे लास्ट में करेंगे तो -21, तो 20 हो गया यहाँ पर, 20 - 21, यानी कि यहाँ देखिए 6 और 14 20 हो गए, 20 - 21 करें तो -1, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर बी -1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ए जोड़ को, बी घटाव को, सी गुणक को तथा डी भाग को व्यक्त करता है, तब इनमें से कौन सा अभिकथन सत्य है। तो यहाँ देखिए इसको पूरे को ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ सबसे पहले हम ए को देखते हैं, ए अगर सही हो गया तो फिर बाकी ऑप्शन पर नहीं जाएंगे। तो यहाँ देखिए a + b बराबर -c बराबर, ये देखिए इंटू, और d बराबर भाग है, ये आपको दिया गया है क्वेश्चन में। तो 8c 8a 8d 8b = 57, इसमें रख के देख लेते हैं, 8 × 8 + 8 भाग 8 - 8। तो यहाँ देखिए 8 × 8 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा 64, और यहाँ देखिए 8 का भाग 8 में दिया तो 1 आ गया, और माइनस के यहाँ पर 8 आ गया। तो यहाँ देखिए 64 + 1 करेंगे तो 65, और 65 - 8 करेंगे तो 57, यानी कि यहाँ पर हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों यहाँ पर बराबर हो गए। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ए वाला जो ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट यहाँ पर समीकरण बना हुआ है। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि P का अर्थ घटाव तथा Q का अर्थ भाग और R का अर्थ यहाँ पर जोड़ तथा S का अर्थ यहाँ गुणा है, तब 15Q 3R 24P 12S का मान क्या होगा। तो यहाँ देखिए पूरा का पूरा समीकरण रख लेते हैं, P बराबर यहाँ पर देखिए 15Q 3R 24P 12S2। तो इसमें देखिए 15 भाग 3 24 - 12 गुणा 2। तो यहाँ देखिए आप इसमें भाग देंगे तो 3 × 5 = 15 हो गया, यानी कि 5 आ गया यहाँ पर। तो ये समीकरण हमारा 5 हो गया, और इसके बाद यहाँ प्लस का 24 है, और फिर यहाँ इसको अगर हम करें तो 12 दूनी 24 हो जाता है।
तो माइनस का 24 हो गया। ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, बचा क्या हमारे पास 5, तो हमारा 5 यहाँ पर राइट आंसर हो गया, 5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया कि यदि ए अक्षर जोड़ के लिए, बी अक्षर घटाने के लिए, सी अक्षर भाग के लिए और डी अक्षर गुणा के लिए हो तो इस समीकरण को बराबर मान क्या होगा। तो देखिए डायरेक्ट हम समीकरण पे चलते हैं। तो यहाँ देखिए डी के लिए क्या था यहाँ पर, तो डी के लिए यहाँ पर आपका था मल्टीपल, तो यहाँ 7 दिया 21 हो जाएगा, और यहाँ देखिए माइनस, फिर माइनस दिया हुआ है, फिर 6 + 5, बी के लिए यहाँ प्लस था तो 6 + 5 कितना हो गया यहाँ पर, देखिए माइनस के 6 और यहाँ पर क्या हो गया प्लस के 5, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा माइनस का 6, और 20 भाग 20 करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, और अब देखिएगा यहाँ पर हमारा क्या हो गया, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 21 - 6 + 5, तो यहाँ पर 1 और यहाँ 26 - 6, ठीक है, क्योंकि 21 + 5 क्या हो गया हमारा 26 हो गया, और 26 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ पर 20 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 20 हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा रखें, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकती है एग्ज़ाम से पहले उतनी प्रैक्टिस करके जाएँ, क्योंकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है वो बहुत ही तगड़े यहाँ पर आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सभी टोपियाँ किताबें हैं, सभी किताबें कलम हैं, तो यहाँ पर निष्कर्ष कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए आपको अगर ये वेन आरेख समझ में आता है तो देखिए सभी टोपियाँ किताबें हैं और सभी किताबें यहाँ पर कलम हैं। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो अब अपने दोनों यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं कि कुछ टोपियाँ पेन कलम नहीं हैं और कुछ पेन कलम टोपियाँ हैं। ठीक है, ये हमारा यहाँ निष्कर्ष था। तो अब यहाँ पर देखिए कौन सा यहाँ पर क्वेश्चन सही होगा। तो कुछ टोपियाँ पेन या कलम नहीं हैं, तो कुछ टोपियाँ पेन या कलम जो है नहीं है, तो नहीं है की बात तो है ही नहीं, क्योंकि देखिए अंदर से बाहर तो सारे ही होते हैं, तो इसलिए पहला वाला तो गलत हो गया निष्कर्ष। सेकंड वाला कुछ पेन कलम या टोपियां हैं, कुछ पेन कलम या टोपियां हैं, बिल्कुल, तो कुछ वाली कंडीशन दोनों तरफ से सही रहती है, तो इसीलिए हमारा सेकंड वाला यहाँ पर ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, यानी कि ए नंबर। ठीक है, केवल निष्कर्ष सेकंड ही जो है यहाँ पर उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन देखिए, कथन क्या है कि सभी भाले तीर हैं और सभी तीर बुलेट हैं। सभी भाले तीर हैं और सभी तीर जो है वो बुलेट हैं, बिल्कुल पहले जैसा ही यहाँ पर डायग्राम बना है, वेन डायग्राम। अब देखिए इसमें देखिए कथन क्या दिया हुआ है कि कुछ बुलेट तीर है, तो कुछ वाली कंडीशन तो सभी में सही रहती है, तो पहला सही हो गया। कुछ तीर भाले हैं, कुछ तीर भाले हैं, बिल्कुल सही है। कुछ बुलेट भाले हैं, तो ये भी सही है। कोई भी बुलेट तीर नहीं है, ये बिल्कुल गलत हो गया। तो हमारा जो निष्कर्ष है वो केवल यहाँ पर देखिए आपका निष्कर्ष फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सही है, फोर्थ वाला निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर कि प्रतिकूल परिस्थिति सबसे अच्छा शिक्षक है, यानी कि जब आप डिसवर्स कंडीशन में जाते हैं, डाइवर्स कंडीशन होती हैं, विपरीत परिस्थितियां जब होती हैं, वही आपकी सबसे बड़ी टीचर होती है। अब यहाँ देखिए निष्कर्ष क्या है कि निर्धन व्यक्ति शिक्षित होते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति सीखने के अवसर प्रदान करती है। अब यहाँ देखिए कि निर्धन व्यक्ति जो हैं वो शिक्षित होते हैं, तो दिए गए कथन के अनुसार देखिए प्रतिकूल परिस्थिति सबसे अच्छा शिक्षक है, ये कहा गया है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए निर्धन व्यक्ति शिक्षित होते हैं, तो ये तो बिल्कुल भी बात यहाँ पर कोई रिलेट ही नहीं करती है। यहाँ पर जो कथन लिखा गया है, प्रतिकूल परिस्थिति सीखने के अवसर प्रदान करती है, हाँ ये बात बिल्कुल यहाँ पर रिलेट करती है। तो इसीलिए यहाँ पर हमारा कथन नंबर सेकंड जो है, सॉरी निष्कर्ष नंबर सेकंड जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू हमारा जो यहाँ पर अजम्पशन दी गई थी, जो कथन हमें दिया गया था उसके अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर, मधुर आवाज़ प्रकृति का एक उपहार है, परंतु किसी को संगीत के क्षेत्र में सुधार और उत्कृष्टता लाने के लिए अभ्यास करना पड़ता है। अब यहाँ देखिए दो यहाँ पर निष्कर्ष दिए हुए हैं। प्राकृतिक उपहार को पोषण और देखभाल की आवश्यकता होती है, सतत अभ्यास के द्वारा व्यक्ति प्राकृतिक उपहार को प्राप्त कर सकता है। अब यहाँ देखिए प्राकृतिक उपहार जो होता है, जो भी प्रकृति से आपको मिला होता है, उसको आपको सहेज कर भी रखना पड़ता है। जैसे अगर प्रकृति ने हमें पेड़ पौधे फल फूल दिए हैं, तो हमें उनको, नदियाँ हैं, झरने हैं, उन्हें सहेज कर रखना है। ऐसा नहीं कि हम उन्हें गंदा कर दें, उन्हें बेकार कर दें। अगर हम उन्हें बेकार कर देंगे तो वो किसी काम के नहीं रहेंगे। इसी तरह से अगर यहाँ पर आवाज़ यहाँ पर प्राकृतिक दी है किसी को, तो उसे तराशना भी होता है, उसकी देखभाल भी करनी होती है, उसका पोषण भी करना होता है। तो यहाँ पर निष्कर्ष नंबर फर्स्ट तो बिल्कुल सही हो जाएगा। सतत अभ्यास के द्वारा एक प्राकृतिक उपहार को प्राप्त कर सकता है, हाँ ये बात भी है कि प्राकृतिक उपहार को एक अभ्यास के द्वारा प्राप्त कर सकता है, लेकिन यहाँ कथन के अंदर प्रयास की बात नहीं की गई है, यहाँ पर सुधार और उत्कृष्टता की बात की गई है। तो इसीलिए हमारा कथन नंबर यहाँ पर फर्स्ट सही हो जाएगा और सेकंड यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, कि नियमानुसार यहाँ पर कथन नंबर जो फर्स्ट है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर कि 2 बजे रात्रि में एक दीवार घड़ी की सुइयाँ एक निम्न कोण तथा एक प्रतिदर्श कोण बनाती हैं, प्रतिबिंबित कोण का मान क्या होगा। तो यहाँ देखिए 1 घंटे की सुई 1 घंटे के अंदर
30 डिग्री के कोण पर घूमती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बिल्कुल बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यहाँ पर क्लॉक से। अब देखिए रात्रि के 2 बजे जो बना हुआ निम्न कोण है वो कितना होगा, 2 गुणा 30 हो जाएगा, यानी कि 60 डिग्री का। अब 10 बजे दोनों सुइयों के बीच जो कोण बना है वो कितना बनेगा कोण, तो 2 गुणा 30 यानी कि 60 डिग्री का कोण बनेगा। अब देखिए 10 बजे दोनों सुइयों के बीच बना जो प्रतिबिंब कोण होगा, प्रतिबिंब यानी कि प्रतिबिंब पर जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा यहाँ पर 360 माइनस 60 यानी कि 300 डिग्री का कोण यहाँ पर बनेगा। तो इस तरह से ये हमारे सारे क्वेश्चन थे एनटीपीसी सीबीटी 2 के। जल्दी ही आपके लिए मैथ्स के क्वेश्चन भी लेकर आएंगे और जीके के हमने सभी क्वेश्चन करा दिए हैं, तो उनको भी आप प्रैक्टिस करते रहें, बार बार वीडियोस को देखते रहें, ताकि आप एनटीपीसी सीबीटी 2 में इस बार अपनी एक जॉब पक्की कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।